हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल के जो पेपर फर्स्ट की यूनिट कर रहे थे इकोलॉजी की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो, उसके अंदर हमने पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित जो भी डेफिनेशंस थी वो पढ़ ली थी, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे, पार्ट्स पढ़ लिए थे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, यानी कि जैविक और अजैविक घटक। उसके बाद हमने उसके अंदर देखा था कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हम पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य पढ़ रहे थे, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के अंदर हमने क्या देखा था, हमने जो 4 टॉपिक्स के अंदर उसको डिवाइड किया था। पहला था खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन, सेकंड था फूड वेब, थर्ड था पारिस्थितिकी पिरामिड्स या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और फोर्थ नंबर पे था हमारे पास खनिज पदार्थों का चक्रीकरण और ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। अब इसके अंदर हमने खाद्य जाल और खाद्य संरचना यानी कि खाद्य श्रृंखला के बारे में तो कंप्लीट कर लिया था कल के लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो पारिस्थितिकी स्तूप यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखो क्या होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखो, जब हम किसी भी चीज को ग्राफिकली शो करते हैं, यानी कि जो अब प्राथमिक उपभोक्ता या फिर जो उत्पादक है, उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ता में कितनी एनर्जी जाएगी या फिर उनके अंदर जो संख्या है वो जीवों की कैसे प्रभावित होगी, यानी कि उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी या उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा होगी, उनका हम एक ग्राफिकल निरूपण करते हैं। यानी कि जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, उस ग्राफिकल स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, पिरामिड बोलते हैं। और पिरामिड बोलने का कारण यह है कि इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, वो त्रिभुजाकार होती है। यानी कि जो ऊर्जा प्रवाह या फिर जो उपभोक्ता या संरचना या जैव भार को किस रूप में निरूपित करना, उनको ग्राफिकली निरूपित करना क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। तो हम देखते हैं कि पिरामिड्स के अंदर होता क्या है और ये पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। हेडिंग डाल देते हैं हम, इकोलॉजिकल पिरामिड, हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी स्तूप। तो क्या है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकी स्तूप, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैविक घटकों, जैविक घटक कैसे हो गए, यानी कि ऊर्जा हो गई, जैव भार हो गया, जीवों की संख्या हो गई, कार्बनिक पदार्थ हो गए, वो सब क्या कहलाएंगे, जैविक घटक कहलाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैविक घटकों को जैविक घटकों के उनके पोषण स्तरों से संबंध को त्रिभुजाकार आकृति में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी स्तूप कहलाता है। पारिस्थितिकी स्तूप कहलाता है, ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन को समझते हैं हम कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जैविक घटक कैसे हो गए, जैसे कि उत्पादक हो गए, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इनके अंदर जो क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं, इनकी जो संख्या है, इनका जो जैव भार है, वो सब क्या कहलाएगा, जैविक घटक। जैविक घटकों के उनके पोषण स्तरों से संबंध, यानी कि वो जैविक घटकों का अपने पोषण स्तरों से संबंध क्या है, कि कौन से पोषण स्तर में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, किसमें कम है, कौन से पोषण स्तर में जो जैव भार है वो ज्यादा है, किसमें कम है, या फिर कौन से पोषण स्तर में जो जीवों की संख्या वो ज्यादा है या कम है। पोषण स्तरों से जो संबंध को त्रिभुजाकार आकृति में प्रदर्शित किया
किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो पारिस्थितिक स्तूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखो पारिस्थितिकी स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट जैव संख्या का, जैव संख्या का स्तूप, जैव भार का स्तूप, और लास्ट है ऊर्जा प्रवाह का स्तूप। ऊर्जा प्रवाह का स्तूप। और ये जो स्तूप की आकृति होती है वो हमने डेफिनेशन में देखा कैसी होती है, त्रिभुजाकार। अब ये त्रिभुजाकार आकृति कैसी होती है देखते हैं। इस टाइप की जो शेप होती है उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार शेप। क्या होती है, त्रिभुजाकार शेप। ठीक है, अब इस त्रिभुजाकार शेप को अगर हम अच्छे से बनाए तो ये इस टाइप से होगी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या बताएंगे, इसके अंदर हम विभिन्न पोषण स्तर बनाएंगे। ये जो पोषण स्तर है, पोषण स्तर के अंदर हम क्या देखेंगे, जैव भार, जैव संख्या और ऊर्जा फ्लो कैसे होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बनाते हैं नंबर 1 पे जैव संख्या के या जीव संख्या के स्तूप। अब देखो जैव संख्या के स्तूप के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैव संख्या के स्तूप के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो जैव संख्या के जो पिरामिड्स बनते हैं, ठीक है, उनमें जो सबसे पहले जो आधार में जो ये जैसे कि हमारे पास हम एक बना लेते हैं पिरामिड की शेप बना लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे ये है हमारा एक पिरामिड। ठीक है, अब इस पिरामिड के अंदर ये जो इसका पार्ट है ये तो क्या कहलाता है, आधार। ठीक है, ये इसका ऊपर वाले पार्ट यानी कि अलग अलग प्रकार के पोषण स्तर। अब इस पिरामिड, ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, इसका लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये होता है आधार। ठीक है, अब इसकी जो आधार का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है। यानी कि जिस चीज को हम इसके अंदर रखेंगे, चाहे वो उत्पादक है या प्राथमिक उपभोक्ता है, ऋतिक उपभोक्ता है, वो क्या होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा। फिर उससे ऊपर जो आएंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम। उसके ऊपर उससे कम, और लास्ट में जो होगा उपभोक्ता उसकी संख्या सबसे कम होगी। यानी कि संख्या के अकॉर्डिंग जब हम किसी भी जीवों की संख्या को स्तूप के अकॉर्डिंग या फिर कोई ग्राफिकल निरूपण के अकॉर्डिंग शो करते हैं तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। अब इसमें जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यानी आधार से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, संख्या में कमी होगी, संख्या में कमी, जीवों की संख्या में कमी। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, इसी चीज को अब हम देखते हैं कि जो जैव संख्या के स्तूप होते हैं वो सीधे होते हैं या फिर उल्टे होते हैं। ठीक है, जैव संख्या के स्तूप यानी कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या घास पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र हो गया, उनके अंदर क्या करना, उनके अंदर उनके विभिन्न पोषण स्तरों को एक चित्र के माध्यम से निरूपित करना, उनकी संख्या को क्या कहलाता है, जैव संख्या स्तूप कहलाता है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम किसका बनाते हैं, घास स्थल का। ये तो हो गया हमारा नंबर फर्स्ट, घास पारिस्थितिकी तंत्र स्तूप। अब जो घास स्थल होता है अगर उसका हम स्तूप बनाते हैं घास पारिस्थितिकी तंत्र का, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, नीचे ये है घास, उत्पादक के रूप में कौन काम करता है, इसके अंदर घास काम करती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या बना रही है, ये है हमारी डिफरेंट कलर्स की घास। ठीक है,
उत्पादक है उनको हमने क्या रखा है, उनको आधार में रखा है, यानी कि ये है घास। अब इस घास को जो खाएगा वो क्या होंगे, वो होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर इसमें कौन आएगा, घास को कौन खाता है, घास को खाते हैं खरगोश। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा सेकंड के अंदर, यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं खरगोश। ठीक है, घास को खरगोश खाएंगे और ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब इस खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को खाएगा आगे कौन, या तो फिर चीता हो गया, कुत्ता हो गया, डॉग लिख लेते हैं, जैसे डॉग को खाया खरगोश ने। ठीक है, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद डॉग को कौन खाएगा, डॉग को खाया जैसे लॉयन ने, तो लॉयन हमारा क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार ये हमारा एक पिरामिड बन गया है घास तल का, कि घास तल में जो वनस्पति होगी, जो घास होगी, उसको सबसे पहले खरगोश खाएगा, खरगोश को डॉग, डॉग को लॉयन। अब इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो घास होगी वो संख्या में क्या होगी, ज्यादा होगी। उससे कम किसकी संख्या होगी, प्राथमिक उपभोक्ता की। उससे कम क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। और सबसे कम क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार ये एक पिरामिड बना है जिसमें आधार से लेके जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। इस प्रकार के जो स्तूप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीव संख्या के स्तूप। और जीव संख्या के स्तूप सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। अगर घास तल का स्तूप है, जैसे हमने यहाँ पे घास तल का स्तूप बनाया है, तो घास तल, ठीक है, घास तल के अलावा क्या हो गया, घास तल के अलावा जैसे कि फसल पारिस्थितिकी तंत्र, फसल को कौन खाता है, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, तो उनकी भी संख्या में क्या होती रहती है, कमी। अब घास तल व फसल स्थल के स्तूप सीधे बनते हैं, के स्तूप, कौन से स्तूप, जैव संख्या के, सीधे बनते हैं। ठीक है, अब जैव संख्या में एक ऐसा स्तूप भी होता है जो क्या बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि उसके आधार में जो चीज आती है, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम, उनको खाने वाले उपभोक्ता की क्या होगी, ज्यादा, द्वितीयक उपभोक्ता की उससे ज्यादा, तृतीयक उपभोक्ता की उससे ज्यादा। अब देखते हैं हम कि उल्टा पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, ये बन गया हमारा उल्टा पिरामिड। लेकिन ये उल्टा पिरामिड बनता किसका है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जैव संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है। उल्टा बनने का कारण देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसके आधार में क्या होगा, यहां पे हमने लिया एक ट्री, क्योंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का पढ़ रहे हैं हम। ये हो गया हमारे पास एक वृक्ष, इसमें उत्पादक के रूप में कौन कार्य कर रहा है, वृक्ष है। वृक्ष का जो ऊपर इसका भोजन है या कार्बनिक पदार्थ है, उनको क्या खाएंगे, उनको कौन खाएंगे, उनको जैसे चिड़िया, कौवा आदि क्या खाएगा,
इसके ऊपर से क्या प्रदान करेगा, भोजन प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में देखो, अब इन चिड़ियों और कौओं को कौन खाएगा, कौन खाता है चिड़िया और कौओं को? अब इनका क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। अपर्दन होके इनको कौन खाएगा, इनको खाएगा सॉरी गलत हो गया, इसको वापस से बनाते हैं अपने। ये बना रहे हैं हम पारिस्थितिकी, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड और ये पार्ट थर्ड। इसमें सबसे नीचे उपभोक्ता के रूप में कौन आएगा, प्लांट्स आएंगे, यानी कि ट्री आएगा। अब ये ट्री की हमने शेप बना ली है, यहाँ पे ये हमारा ट्री है। अब ट्री के ऊपर देखो क्या लगे हुए हैं, मान लो एप्पल्स, छोटे छोटे एप्पल्स लगे हुए हैं इनके ऊपर। इन एप्पल्स को कौन खाएगा, इन एप्पल्स को खाएंगी जो चिड़ियाएं या फिर जो पक्षी इस पेड़ पे आके बैठेंगे वो इनको खाएंगे। तो यानी हमने चिड़िया या अन्य पक्षी किसको खाएंगे, इस पेड़ के ऊपर जो कार्बनिक पदार्थ है उनको खाएंगे। उनके बाद इन चिड़ियों और पक्षियों को जब डेथ हो जाएगी तो उनको कौन खाएगा, उनको खाएंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, या मक्खियां, मच्छर आदि इनको खाएंगे। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास लास्ट में क्या था, हमारे पास सबसे लास्ट में था वृक्ष, इसकी संख्या क्या थी, 1। ठीक है, अब ये है उत्पादक, उसके बाद है चिड़िया, ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये है जो अन्य सूक्ष्म जीव या मक्खी मच्छर हो गए द्वितीयक उपभोक्ता। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो वृक्ष था उसकी संख्या कम थी, फिर वृक्ष के ऊपर पाए जाने वाली चिड़ियों की संख्या वृक्ष से क्या थी, ज्यादा थी, और इन चिड़ियों को खाने वाले सूक्ष्म जीव या मक्खियां मच्छरों की संख्या क्या थी, उनसे भी ज्यादा थी। तो जो वृक्ष के लिए क्या बनता है, एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो पिरामिड बनता है किसका, जैव संख्या का पिरामिड, वो सदैव क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और जो घास स्थल के लिए और किसके लिए बनते हैं, फसल तंत्र के लिए बनते हैं, वो पिरामिड क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ये तो हो गए जैव संख्या की पिरामिड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जैव भार की पिरामिड। जैव भार के पिरामिड। अब ये जैव भार क्या होता है, देखो जैव भार क्या होता है कि कोई भी पोषण स्तर है, या जैसे उत्पादक हो गए या प्राथमिक उपभोक्ता हो गए या द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, उनके अंदर जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, जैव भार बोलते हैं। अब वो जैव भार किन में कम होता है, किन में ज्यादा होगा, प्राथमिक उपभोक्ता में ज्यादा होगा, उत्पादक में ज्यादा होगा, उसके आधार पर भी क्या बनता है, एक पिरामिड बनता है या स्तूप बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, जैव भार का पिरामिड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें अंदर जैव भार की डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाने वाली कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या बोलते हैं, मात्रा को जैव भार कहते हैं। ठीक है, अब ये जैव भार किन में कम होता है, किन में ज्यादा होता है, उसके आधार पर भी हम क्या बनाएंगे, पिरामिड्स बनाएंगे। देखो जो सबसे पहले हम वृक्ष स्थल का पिरामिड ही बनाते हैं। जो हमने वृक्ष स्थल का पिरामिड बनाया था वो जैव संख्या के लिए तो क्या था, उल्टा था,
क्यों? क्योंकि वृक्ष की संख्या कम थी, उसके ऊपर निर्भर करने वाले पशु पक्षियों की संख्या थी ज्यादा थी और उनको खाने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या उनसे भी ज्यादा थी। तो वो क्या था? उल्टा बना था। लेकिन अब अगर हम जैव भार के लिए वृक्ष स्थल का पिरामिड बनाते हैं तो वो कैसा बनता है देखते हैं। अब यहाँ पे दो पिरामिड बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा। अब ये जो सीधा पिरामिड है ये किसका है? ये है वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का। और ये किसका है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। अब देखो, अब ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैव भार के जो पिरामिड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक सीधा बनता है और एक उल्टा। ऐसा क्यों होगा कि जैव भार के लिए जो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्या है हमारे पास जो पिरामिड है वो सीधा क्यों बनेगा? ये सीधा इसलिए बनेगा देखो, क्योंकि जिसमें सबसे नीचे क्या पाया जाएगा? एक वृक्ष पाया जाएगा। ठीक है। अब इस वृक्ष का जो जैव भार होगा, यानी कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थों की या पोषक पदार्थों की मात्रा होगी वो क्या होगी? वो अधिक होगी। तो इसके लिए इसका जैव भार क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद जो इसके ऊपर पाए जाने वाले पदार्थ हैं या जीव हैं जैसे कि चिड़िया या अन्य पक्षी होंगे, उनका जैव भार क्या होगा? वृक्ष के जैव भार से क्या होगा? कम होगा। ठीक है। और इसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे उनका जैव भार क्या होगा? इन चिड़ियों से भी कम होगा। इस कारण जो क्या होगा? जो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होगा जैव भार का वो हमेशा क्या बनेगा? सीधा, क्योंकि इसमें जो उत्पादक है उसका जैव भार क्या है? अधिक है। ठीक है। और अधिक से किस ओर जा रहा है? कम की ओर। और जो द्वितीयक उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता है उसका जैव भार क्या है? कम। तो जो पिरामिड्स ज्यादा से कम की ओर जाते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार हम किसका पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ लिया है? वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद हम देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो वो उल्टा क्यों बना है जैव भार के लिए। ठीक है। अब जल में जो उत्पादकों का कार्य करते हैं वो कौन कार्य करते हैं? जल में उत्पादकों का कार्य करते हैं शैवाल। कौन? शैवाल। ठीक है। या छोटे पादप। अब ये जो छोटे पादप होते हैं इनका जैव भार क्या होता है? कम होता है। अब इन छोटे पादपों को कौन खाता है? शैवालों को छोटी मछलियां। छोटी मछलियां खाएंगी। इन छोटी मछलियों को कौन खाएंगी? बड़ी मछलियां खाएंगी। ठीक है। और ये बड़ी मछलियों को कौन खाएगा? बड़ी मछलियों को खाएंगे मनुष्य। ठीक है। इसलिए जो इसमें जैव भार है वो नीचे से ऊपर की ओर क्या है? बढ़ रहा है। शैवालों का सबसे कम, जैव भार कम, और मनुष्य का जैव भार अधिक। तो इसी कारण जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भार का पिरामिड होता है वो क्या बनता है? वो सदैव उल्टा बनता है। और वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र और घास पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड होता है जैव भार के लिए वो सीधा बनता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं हमारा थर्ड टाइप, ऊर्जा के पिरामिड या ऊर्जा के स्तूप। ऊर्जा के स्तूप। देखो, जब ऊर्जा होती है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो सदैव उसकी जो संख्या है या उसकी जो मात्रा है उसमें कमी होती है। ठीक है। तो जिस चीज में हमेशा ऊपर की ओर जाने पर कमी हो तो उसके पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव सीधे बनते हैं। तो ऊर्जा ही एकमात्र ऐसा जैविक घटक है जिसके पिरामिड सदैव
सीधे बनते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊर्जा की मात्रा में लगातार क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। अब हम तीनों स्थलों के क्या बनाएंगे? पिरामिड्स बनाएंगे और उनको डायग्राम की सहायता से समझेंगे। सबसे पहला ये घास स्थल, वृक्ष स्थल और ये जलीय तंत्र, वृक्ष स्थल तंत्र और घास स्थल तंत्र। अब इनके अंदर देखते हैं हम कि जो ऊर्जा है उसका जो फ्लो है वो कैसे होगा। इन तीनों के पिरामिड सदैव सीधे बनेंगे और उनका कारण क्या है? देखो, घास स्थल में सबसे नीचे क्या होती है? घास। वृक्ष स्थल में पेड़ और जलीय स्थल में शैवाल। इन शैवालों को कौन खाता है? छोटी मछलियां, इनको बड़ी मछलियां और इनको मनुष्य। ठीक है। उसके बाद है पेड़ पे जो भोजन है उसको कौन खाएंगी? चिड़िया। इनको कौन खाएंगे? सूक्ष्म जीव। घास को कौन खाएगा? खरगोश। खरगोश को कौन खाएगा? कुत्ता। और कुत्ते को कौन खाता है? शेर। इस प्रकार से देखो, इनमें जो एनर्जी की मात्रा है वो नीचे से ऊपर जाने पे प्रत्येक स्तर में क्या हो रही है? ऊर्जा की कमी हो रही है। कैसे हो रही है? कि जो सौर ऊर्जा है, जो सन से जो ऊर्जा प्राप्त की वो किसने प्राप्त की? घास ने, पेड़ ने और शैवालों ने। अब उस ऊर्जा को, यानी कि इन्होंने 100% ऊर्जा किससे प्राप्त किया? सूरज से प्राप्त किया। तो उस ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग कौन कर लेंगे? ये शैवाल और ये पेड़ और ये घास खुद कर लेंगे। इनकी कुछ मात्रा किसमें जाएगी? आगे वाले पोषक स्तर में जाएगी। ठीक है। अब जो इनके अंदर जो ऊर्जा है, जैसे मान लो इनके अंदर 100% है तो इनके अंदर 50% बची, और ये जो 50% है वो इनके अंदर जाके 20% बचेगी और इनके अंदर जाके वो बिल्कुल ही कम 10% ऊर्जा रह जाएगी। इसी प्रकार इसमें होगा, यहाँ 100% थी, यहाँ कितनी रह गई? 50%, यहाँ रह जाएगी वो बिल्कुल ही 20%। ठीक है। इस कारण जो ऊर्जा में क्या हो रही है? लगातार कमी हो रही है। इस कारण जो क्या होते हैं, जो ऊर्जा के पिरामिड्स होते हैं वो सदैव क्या बनते हैं? वो सदैव सीधे बनते हैं। समझ आया? ये थे हमारे ऊर्जा के पिरामिड्स, जो चाहे घास स्थल हो, चाहे वृक्ष स्थल हो, चाहे जलीय तंत्र हो, सभी के लिए हमेशा क्या होते हैं? सीधे होते हैं, क्योंकि ऊर्जा में नीचे से लेकर ऊपर तक जाने पे क्या आती है? हमेशा कमी आती है। तो ये हमारे पिरामिड्स टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। 3 प्रकार के पिरामिड पढ़े हमने। कौन कौन से? जैव भार के, जैव संख्या के और ऊर्जा के। जिनमें से जैव भार और जैव संख्या के पिरामिड्स अलग अलग घास तंत्र या अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अलग अलग प्रकार से उल्टे एवं सीधे बनते हैं, परंतु जो ऊर्जा के स्तूप होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं? वह हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है। अब जैव भार के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा ऊर्जा प्रवाह, यानी कि एनर्जी फ्लो। यानी कि जो विभिन्न पोषण स्तर होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी का प्रवाह होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो कैसे होता है? पहले तो एनर्जी होती क्या है? देखो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की
क्षमता, ऊर्जा कहलाती है। यानी कि कोई भी जीव या पादप है तो उनको अपना कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए उन्हें आवश्यकता होती है ऊर्जा की या फिर एनर्जी की। अब देखो जो ऊर्जा होती है ये किससे प्राप्त करते हैं? ऊर्जा का काम क्या होता है? सबसे पहले तो जो ऊर्जा होती है वो सबसे पहले उत्पादकों को प्राप्त होती है और किससे प्राप्त होती है? सन या सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। उसके बाद देखो कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? हमें कोई भी कार्य यानी कि पादपों को या जीवों को कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उन्हें एनर्जी या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि उनके अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को हम बना नहीं सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो जब जैसे कि हम सौर ऊर्जा आते हैं, सौर ऊर्जा को जो कौन लेते हैं? पादप लेते हैं। वो पादप सौर ऊर्जा को यानी इस विकिरण ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और उसी रासायनिक ऊर्जा को जब कोई द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता लेता है तो वो उसे किसमें चेंज कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि वो उस ऊर्जा से काम करता है और उस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इसीलिए जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो जो सन होता है, सूर्य होता है, उसके जो प्रकाश पृथ्वी पे आता है उसमें से देखो लगभग 50 से 52% का जो ऊर्जा है या उस प्रकाश का जो है अवशोषण या परिवर्तन धरती पे आने से पहले ही हो जाता है। जो रास्ते में धूल के कण बादल होते हैं उनके द्वारा या तो इनको अवशोषित कर लिया जाता है या फिर इनको परिवर्तित किया जाता है। अब सूर्य से आने वाले 100% प्रकाश में से हमारी धरती पे कितना प्रकाश पहुंच पाता है? सिर्फ 47%। जो 47% प्रकाश हमारी धरती पे पहुंचता है उस 47% जो प्रकाश होता है उसमें से भी जो पादप होते हैं वो सिर्फ 1 से 5% प्रकाश यानी कि ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं। कितना? 1 से 5%। अब बाकी जो 42% के लगभग प्रकाश बचा है वो या धरातल के अलावा या और कोई वनस्पति या जो धरातलीय वायुमंडलीय एनवायरनमेंट है उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? अवशोषित या परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो पादप होते हैं वो ऊर्जा का सिर्फ 1 से 5% भाग क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब उस 1 से 5% भाग को अवशोषण करने के बाद जो उन उत्पादकों को जो प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा क्या उसमें वो 5% एनर्जी जाती है? नहीं, उनके अंदर भी वो 1 से 5% एनर्जी में से कुछ मात्रा में एनर्जी जाती है और जो उस द्वितीयक उपभोक्ता जो उस प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उसमें भी सबसे कम एनर्जी जाती है। तो अब ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा का प्रवाह ऊष्मागतिकी नियमों पर निर्भर करता है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम दिए गए हैं उन पर निर्भर करता है। अब ये क्या है ऊष्मागतिकी के नियम? देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास दो नियम है ऊष्मागतिकी के। सबसे पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में
रूपांतरित किया जा सकता है। ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। जैसे देखो, जो पौधे होते हैं वो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और उस रासायनिक ऊर्जा को प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता किसमें परिवर्तित कर देते हैं? ऊष्मा ऊर्जा में। और उसी ऊष्मा ऊर्जा को आगे जाके जब वो कार्य करते हैं तो किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इस प्रकार जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, यानी कि ना तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है, सेकंड लॉ है, वो क्या है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। एंट्रोपी का नियम। अब देखो क्या है ये नियम? इस नियम के अनुसार कहा गया है, क्या कहा गया है? इसके अनुसार कहा गया है कि जब ऊर्जा को उत्पन्न तो नष्ट किया नहीं जा सकता, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट हो गया। इसमें कहा गया कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, तो ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। तो ऊर्जा की मात्रा में कमी होती है। जो मात्रा में, अब जो ऊर्जा की मात्रा में जो कमी हुई है वो ऊर्जा कहाँ गई? वह ऊर्जा कम हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में चली जाती है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में वातावरण में चली जाती है। समझ आ गया यहाँ तक? इजी नियम है दोनों के दोनों। प्रथम नियम तो क्या है? प्रथम नियम तो है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसी नियम को आगे कौन बढ़ाता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या एंट्रोपी का नियम, जो क्या कहता है कि जब ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं तो ऊर्जा में सदैव क्या होती है? कमी होती है। वो कमी किसके बराबर होती है? वो कमी होती है वो कमी ऊष्मा के रूप में कहाँ चली जाती है? वातावरण में चली जाती है। इसी के कारण क्या होता है कि जो ऊर्जा के पिरामिड होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं, क्योंकि उसमें आधार से ऊपर की ओर जाने पर ऊर्जा की मान में क्या होती रहती है? कमी होती रहती है। अभी इसी मान के अंदर एक पारिस्थितिकी का दशांश का नियम दिया गया। इसी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को या एंट्रोपी के नियम को समझाने के लिए एक और नियम दिया गया था, वो देखते हैं क्या था। वो था पारिस्थितिकी दशांश का नियम। पारिस्थितिकी दशांश का नियम क्या था? ये पारिस्थितिकी दशांश का नियम ये किसने दिया था? सबसे पहले तो ये नियम दिया किसके द्वारा गया था? ये नियम दिया गया था हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लोवोडकी। क्या दिया था? स्लोवोडकी ने। स्लोवोडकी, यह नियम स्लोवोडकी द्वारा दिया गया। क्या बताया गया इस नियम में? इस नियम में बताया गया
कि जब खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, जब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जैसे कि लिख लेते हैं इसको, जब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है, स्थानांतरण होता है, तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में, अगले पोषण स्तर में जाती है, और 90% ऊर्जा, ऊष्मा के रूप में अपव्यय या खर्च हो जाती है। समझ आया ये लोग कितना इजी है? देखो कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होएगा, तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जा पाएगी। शेष 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में कहाँ चली जाएगी, अपव्यय हो जाएगी, खर्च हो जाएगी या फिर वातावरण में चली जाएगी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो हरे पादप, इन्होंने सूर्य से एनर्जी ली, कितनी ली, मानो 100% ऊर्जा ली। प्राथमिक उपभोक्ता जो इनको खाएंगे उनमें कितनी जाएगी, उनमें जाएगी 100% का 10% और शेष 90% खर्च हो जाएगी। अब इन प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, तो उनमें भी ये 10% का कितना जाएगी, इस 10% का 10% यानी कि 1% जाएगी और शेष 90% खर्च हो जाएगी। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा, तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता में भी क्या जाएगी, 1 का कितना परसेंट जाएगी, 10%, तो 1 का 10% कितना हुआ, 0.1% और जो शेष 90% बची है वो रास्ते में अपव्यय हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। इस प्रकार इसी नियम को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी का दशांश का नियम। अब ऊर्जा से रिलेटेड हमारे पास 2-4 नियम और भी हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।